डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जब हमने किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया तो हमने कहा कि किडनी जो है बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट पर मुश्तमिल होती है। उन यूनिट्स को जो है वो नाम दिया जाता है, किसका? नेफ्रॉन्स का नाम दिया जाता है। तो आज हमने डिस्कस करना है उसी नेफ्रॉन की कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह का होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती है और वो काम कैसे करता है। अब जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे डायग्राम की मदद से क्या किया हुआ है, एलैबोरेट किया हुआ है। डायग्राम की मदद से इसे हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले होता यह है कि ब्लड की वो वेसल जो क्या होती हैं, जो नेफ्रॉन के पहले हिस्से में दाखिल होती हैं, वो हिस्सा नेफ्रॉन का जो क्या होता है, जो कप शेप होता है। किस शेप होता है? कप शेप। वो हिस्सा जो कप शेप होता है वो हिस्से को हम नाम देते हैं किसका? बोमेन कैप्सूल का। इसका मतलब ये है कि ये क्या होता है, ये सबसे पहले वाला हिस्सा होता है। अब जो सबसे पहले वाला कप शेप हिस्सा होता है उसे नाम दिया जाता है बोमेन कैप्सूल। अब उस बोमेन कैप्सूल के अंदर एक तरफ से ब्लड वेसल्स क्या आ रही होती हैं, वो ब्लड को लेके आ रही होती हैं। दूसरी साइड से ब्लड वेसल्स क्या कर रही होती है, ब्लड को जो है बाहर की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो वो ब्लड वेसल जो उसके अंदर एंटर होती हैं उन्हें नाम देते हैं एफरेंट ब्लड वेसल्स का। इसे मैंने ए से जाहिर किया ताकि याद करने में आसानी हो। एफरेंट जो खून को क्या करती है, बोमेन कैप्सूल में लेके आ रही हैं, जो बोमेन कैप्सूल में लेके आती हैं, हम उन्हें कहते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, ये एफरेंट कहलाती हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, अंदर एक क्लस्टर बन जाता है। अब वो जो अंदर क्लस्टर बनता है ब्लड वेसल्स का, उस क्लस्टर को नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। इसका मतलब ये है कि खून की नालियाँ होती है। पहली बात क्या है, ये जो नेफ्रॉन है इसका पहला स्ट्रक्चर कप शेप होता है जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स आ रही हैं जो क्या कर एक क्लस्टर बना रही है। वो जो क्लस्टर बन रहा है, एक कलेक्शन बन रही है खून की नालियों की, ब्लड वेसल्स की, उसे कहते हैं क्या चीज़, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। और फिर जब क्या होते हैं, ये बाहर की तरफ निकलती हैं तो उसे इफरेंट का नाम देते हैं, इफरेंट। तो इफरेंट वो ब्लड वेसल्स हैं जो बोमेन कैप्सूल से क्या रहते हैं, बाहर निकल रही होती है। ये भी ग्लोमेरुलस का हिस्सा होती है। अब ग्लोमेरुलस की खासियत ये होती है कि इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें पोर्स मौजूद होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा पोरियस होती हैं। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोरियस होती हैं, ये हम आपको बताएंगे कि प्रेशर के अंदर, फिल्ट्रेशन के अंदर अहम रोल अदा करते हैं। तो पहला हिस्सा बोमेन कैप्सूल, उसके अंदर क्या मौजूद था, ब्लड वेसल्स का गुच्छा होता है, उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। वो ब्लड वेसल जो खून को लेके बोमेन कैप्सूल में आ रही है उन्हें एफरेंट का नाम देते हैं, जो कैप्सूल से बाहर लेके जा रही है उन्हें इफरेंट का नाम देते हैं। और इसे कलेक्टिवली जो है वो कहा जाता है रीनल कार्पसल। तो इसका मतलब ये है कि नेफ्रॉन का पहला हिस्सा रीनल कार्पसल होता है जो मुश्तमिल होता है बोमेन कैप्सूल पर, और ग्लोमेरुलस पे क्या होता है, वो मुश्तमिल होता है। फिर उसके बाद जब उसे मजीद डिस्कस करते हैं तो आगे हमारे पास ट्यूब आती है। तो इसके बाद बोमेन कैप्सूल के बाद जो अगला हिस्सा होता है वो कन्वोलेटेड होता है, काफ़ी बलदार होता है, काफ़ी उलझा हुआ होता है। अब वो जो कन्वोलेटेड हिस्सा मौजूद होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। यही वो एंड होता है जहाँ पर क्या होनी होती है, जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है। इसका मतलब ये जो किडनी का काम है रीअब्जॉर्प्शन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, वो जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है ग्लूकोज की, वो जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही है आयंस की, साल्ट की, वाटर की, वो सारी किसके अंदर हो रही है, वो असल में हो रही है प्रॉक्सिमल एंड के अंदर। फिर प्रॉक्सिमल एंड जो है वो आगे जाता है तो आगे एक यू शेप ट्यूब बन जाती है। अब वो जो यू शेप ट्यूब बनती है उस यू शेप ट्यूब को नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वो यू शेप ट्यूब है, उस ट्यूब को क्या नाम दिया, उसे हमने नाम दिया लूप ऑफ हेनले। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से क्या होगा, फिल्ट्रेट जो है बोमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल में आएगा, प्रॉक्सिमल से आगे फिर किस में आएगा, लूप ऑफ हेनले में। अब इसका जो फ्लो होगा वो नीचे की तरफ होगा, इसीलिए लूप ऑफ हेनले की वो हिस्सा, वो पार्ट जिसमें यूरिन नीचे की तरफ फ्लो करता है, हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर जाहिर बात है जब यहाँ पे ट्रांसवर्स लूप ऑफ हेनले के अंदर क्या होगा, यूरिन इकट्ठा होता जाएगा तो यहाँ से दोबारा क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देगा। तो लूप ऑफ हेनले का वो हिस्सा जहाँ पर क्या होता है, यूरिन ऊपर की तरफ मूव करता है, हम उसे नाम देते हैं फिर किसका, असेंडिंग का। डिसेंडिंग का मतलब नीचे उतरना, असेंडिंग का मतलब ऊपर जाना, तो इसलिए इसे हम लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता यह है कि ये हमारे पास दूसरा हिस्सा आता है जो लूप ऑफ हेनले के बाद नेफ्रॉन का होता है। ये भी कन्वोलेटेड होता है, बलदार हिस्सा होता है, और यहाँ पर भी क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, वो हम बताएंगे आपको कौन सी होती हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे फिर नाम देते हैं डिस्टल एंड का, यानी कि ये आखिर वाला हिस्सा होता है इसलिए इसे नाम दिया जाता है डिस्टल एंड। ये वो हिस्सा होता है
जब इसमें क्या होता है, जब यूरिन की पीएच को मेंटेन किया जाता है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, आयंस की मिनरल की सेक्रेशन होती है, ग्लैंड के जरिए इसके अंदर सेक्रेशन होती है, एच आयन की क्या होती है, सेक्रेशन होती है। उस एच आयन कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है, इसकी पीएच भी मेंटेन होती है। इसके अलावा क्या होता है, इसके फंक्शन भी क्या होते हैं, वो कंट्रोल होते हैं। तो इस हिस्से में डिस्टल एंड के अंदर क्या हो रहा है, सेक्रेशन ऑफ आयन हो रही है, सेक्रेशन ऑफ एच आयन हो रही है, पीएच को मेंटेन किया है। प्रॉक्सिमल एंड के अंदर क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ये इसकी खासियत है। फिर इसके अलावा क्या होता है, फिर ये जो मौजूद थी इफरत, जो हमने बताया था कि क्या होते हैं, ग्लोमेरुलर से बाहर आती हैं, यानी कि बोमेन कैप्सूल से जो क्या होती है, ब्लड वेसल्स बाहर की तरफ निकल रही है, उसे इफरत, यही इफरत जो है फिर वो क्या होती है, ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड दोनों के गिर्द, प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड के गिर्द क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं ब्लड वेसल्स का, ब्लड कैपिलरीज का। अब वो जो नेटवर्क बनता है उसे फिर नाम देते हैं पेरीट्यूबुलर ब्लड वेसल्स या पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। तो इसका मतलब पेरीट्यूबुलर जो कैपिलरीज होती हैं वो असल में इफरट से बन रही हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो कहाँ से निकल रही है, जो बोमेन कैप्सूल से निकल रही है, जो ग्लोमेरुलस का हिस्सा है। फिर यहाँ से क्या होता है, डिस्टल एंड में जब अब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाती है तो फिर ये जाता है किसके अंदर, आखिरी नाली के अंदर, जिसे हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। इसका फ्लो क्या होता है, ऊपर से नीचे होता है, और ये क्या होता है, वहाँ पर कलेक्ट होता है, उसके बाद रीनल पेल्वस में, और वहाँ से यूरिन जो है आफ्टर प्रोसेस वो यूरेटर में चला जाता है। ये तो है इसका स्ट्रक्चर। अब ये काम कैसे करता है, अब देखिए, काम के लिए हमें चंद एक चीज़ें समझनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपने अक्सर सुन किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है वासा रेक्टा, कि वासा रेक्टा क्या होती है, ये जो लूप ऑफ हेनले है, इस लूप ऑफ हेनले के गिर्द भी ब्लड वेसल्स का एक गुच्छा मौजूद होता है, एक क्लस्टर मौजूद होता है। कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले में। लेकिन ये बात यहाँ पे समझने की है कि लूप ऑफ हेनले पे ब्लड वेसल का गुच्छा तो मौजूद होता है, लेकिन नेफ्रॉन दो किस्म के हैं, एक नेफ्रॉन है कॉर्टिकल और दूसरे नेफ्रॉन है जेस्टा मेडलरी। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो वासा रेक्टा है वो सिर्फ पाया जाता है जेस्टा मेडलरी नेफ्रॉन के गिर्द पाया जाता है, यानी कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन के गिर्द मौजूद नहीं होता। ये भी रीअब्जॉर्प्शन करता है यूरिन वगैरह को गाढ़ा करने के लिए, वो हम बताएंगे क्यों होता है, वो भी हम अभी आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। अब इसका मैकेनिज्म को देखते हैं। तो मैकेनिज्म में पहली चीज होती है, मैंने अभी बताया था कि ये जो ग्लोमेरुलस में खून की नालियां हैं, ये क्या है, ये पोरियस है। तो पहला काम होता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन किसके जरिए होगी, प्रेशर के जरिए होगी। वो प्रेशर कहाँ से जनरेट होगा, वो होगा कार्डियक साइकिल से। जब दिल धड़कता है, लप डप करता है, कार्डियक साइकिल बनता है, तो उससे क्या होता है, उससे प्रेशर बनता है। उस प्रेशर की वजह से जब खून आके ब्लड वेसल से टकराता है तो ग्लोमेरुलस क्या होती है, क्योंकि वो पोरियस होती हैं, तो उसमें से खून भी और खून का कुछ हिस्सा भी, ग्लूकोज वगैरह भी फिल्टर होके बोमेन कैप्सूल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इसे बोमेन फिल्ट्रेट के तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे अगर हम ग्लोमेरुलेट फिल्ट्रेट के तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ भी इकट्ठा हो जाता है। जब ये इकट्ठा हो जाता है तो पहला काम प्रेशर फिल्ट्रेशन, जो आपको समझ आ गया कि असल में क्या हार्ट के बीट होने की वजह से ये हो रहा है। दूसरा उसके बाद आता है रीअब्जॉर्प्शन। अब रीअब्जॉर्प्शन ये दूसरा काम होता है, और वो काम मैंने अभी बताया आपको, वो कौन से एंड में हो रहा है, प्रॉक्सिमल एंड में हो रहा है। तो उसमें मौजूद जो ग्लूकोज है, उसमें मौजूद जो आयंस हैं, वो आसानी से क्या हो जाएंगे, वो आसानी से जो हैं वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। जितना ज़रूरत होगी उतना क्या होगा, वो अब्जॉर्प्शन हो जाएगी, और बाकी वो लूप ऑफ हेनले में चला जाएगा। कुछ अब्जॉर्प्शन जो है फिर कहाँ होगी, ये पेरीट्यूबुलर जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसे क्या करेंगे, वो उसे कुछ ना कुछ अब्जॉर्ब कर लेंगी। ठीक है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि बाद दफ़ा किडनी को फेस करना पड़ता है सवेयर सब कहते जी क्या होता है, लेस यानी कि कहते शेयर कहते जी शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिसमें उसे पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। तो यूरिन कंसनट्रेशन हो जाता है, कंसनट्रेट हो जाता है। अब यूरिन की जो कंसनट्रेशन है या यूरिन जो है वो कंसनट्रेट हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो है वो किडनी को परफॉर्म करना पड़ता है एक्स्ट्रा फंक्शन। तो वो कंसनट्रेशन जो डिपेंड करती है वो दो चीज़ों पर करती है। पहली चीज़ हार्मोन। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था किडनी के ऊपर फैट होती है, फैट के अंदर ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड। ये एड्रीनल ग्लैंड जो है पैदा करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये पैदा हो जाता है। जब ये पैदा होता है, जब शॉर्टेज ऑफ वाटर और यूरिन को कंसंट्रेट करना है तब ये पैदा होता है। जब ये पैदा होता है तो फिर क्या होता है, फिर होने के बाद ये क्या करता है, ये जो है लूप ऑफ हेनले में से जो सोडियम आयन है उसे अपटेक करना शुरू करता है, यानी सोडियम निकालना शुरू करता है। जब वो सोडियम निकालना शुरू करता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर ये होता है कि वाटर पोटेंशियल बढ़ गया, तो मजीद पानी अब्जॉर्ब करते क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। जब मजीद वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है तो यूरिन क्या होता रहता है, गाढ़े से गाढ़ा होता जाता है। पहला काम तो ये है यूरिन को गाढ़ा करने का। दूसरा होता है जिसे हम नाम देते हैं किसका, हम कहते हैं कि ये क्या है, ये असेंडिंग कॉर्टेक्स में से हुआ। दूसरा जो हार्मोन होता है उसका नाम होता है ADH।
ADH जो है ये क्या होता है, ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, नाम से पता चल गया, ठीक है ना। ये हार्मोन असल में खारिज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो इस क्या करता है, उसे खारिज करता है। ये अहम रोल अदा करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में। अगर तो पानी के किडनी के पास पानी है बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद, तो क्या होगा, ये ADH जो है वो क्या करेगा, वो पैदा नहीं होगा। नतीजा ये होगा कि ये क्या अगर वाटर आसानी से क्या होता जाएगा, वो एक्सपेल्ड होता जाएगा, क्योंकि ADH की कंसनट्रेशन को सुप्रेस कर देगा ऑस्मोटिक डिफरेंस। तो ADH पैदा नहीं होगा। जब वो पैदा नहीं होगा तो वाटर क्या होगा, वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, यूरिन जो है वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो क्या होती है, वो एक्सपेल्ड होती जाएगी। लेकिन अगर जो है वो क्या है, पानी का ऑस्मोटिक डिफरेंस ज़्यादा है, नतीजा क्या होगा, ADH पैदा होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। ADH पैदा होगा, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को सुप्रेस करेगा, ठीक है ना। नतीजा ये होगा कि वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर को जाने नहीं देगा, पानी को एक्सपेल होने नहीं देगा, वाटर को क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देगा। नतीजा ये होगा कि यूरिन जो है वो गाढ़े से गाढ़ा होता चला जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली इसके अंदर मौजूद होते हैं। फिर एक और फिनोमेना होता है जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, वो कहलाता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अब ये जो है काउंटर करंट मल्टीप्लायर क्या, पहले लफ्ज को समझेंगे। काउंटर करंट का मतलब होता है अपोजिट, अपोजिट फ्लो, यानी कि होता क्या है कि ब्लड फ्लो और जो है वो क्या चीज़, ब्लड फ्लो हो गया और जो है यूरिन फ्लो जो है वो अपोजिट हो जाता है। जब ब्लड फ्लो और यूरिन फ्लो जो है वो अपोजिट हो जाता है तो हम उसे कहते हैं काउंटर करंट है। तीसरा लफ्ज इसमें मौजूद है काउंटर करंट के बाद काउंटर करंट, फिर उसके बाद तीसरा लफ्ज मौजूद है वह मल्टीप्लायर, यानी कि इस अमल को क्या करना, इन्हांस कर देना, बढ़ा देना। तो ये एक फिनोमेना होता है जो मेडुला रीजन में होता है, जो मेडुला रीजन में होता है, ताकि क्या हो, ताकि वाटर जो है वो जैसे यूरिन के अंदर आया तो वाटर जो है बैक फ्लो कर जाए, दोबारा क्या हो जाए, उसमें से ऑब्जॉर्प्शन हो जाए वाटर की, और यूरिन गाढ़े से गाढ़ा होता जाए। तो ये बेसिकली क्या था, ये बेसिकली स्ट्रक्चर और फंक्शन था किडनी के यूनिट का, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं।